अगर ज्योति मौर्य गलत है तो सीमा हैदर भी गलत है, और अगर ज्योति मौर्य सही, सीमा हैदर सही है तो ज्योति मौर्य भी सही है। आदिवासियों को और HUF को अलग करके रखेगी तो फिर ये यूनिफॉर्म कैसे हो गया मामला? फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो मुस्लिम रिफॉर्म कोड होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन चलाना नहीं आता। 2024 को लेकर अब धीरे धीरे जो गठबंधन बनता हुआ तैयार हो रहा था, सीट पर एक जगह सारे नेता आकर बैठे थे, अब वो धीरे धीरे कुर्सियां जो हैं वो खिसकने लगी हैं। और ऐसा ही एक सामने बड़ा नतीजा भी आ गया है। ओम प्रकाश राजभर 2024 से पहले ही समाजवादी पार्टी को छोड़कर पतली रास्ते से निकल चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने जाते ही कह दिया कि विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे रोक पाए। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बसपा नेता और युवा नेता भी हैं हमजा मसूद। इनसे जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि जब इनका बयान आता है तो दूर तक जाता है और बयान भी बहुत जबरदस्त तरीके से देते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत भाई। हमजा भाई, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर 2022 में चिल्ला रहे थे कि बीजेपी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो तबके के लिए नहीं देख रही, हमारे तबके को नहीं आगे कर रही और गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए मैं अब साइकिल पे सवार हूँ, अब वो साइकिल छोड़कर फिर फूल पे सवार हो गए, तो क्या देखते हैं? देखिए, तो उनका ये पर्सनल मामला है कि वो कहीं जाएं कहीं ना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन चलाना नहीं आता। उनका बसपा से भी गठबंधन था, वो भी टूटा। अब उनका राजभर से टूट गया। रोज़ खबरें जयंत चौधरी की भी आ रही हैं गठबंधन टूटने वाला है। तो मेरा ये मानना है, मेरे आपके चैनल के माध्यम से तमाम पार्टियों से गुजारिश है और अपनी पार्टी से भी मेरा अनुरोध है कि ये वक्त साथ आने का है, एक महागठबंधन तैयार करें आपस की लड़ाइयों को भूल करके। और अगर आप सामने वाले को कुछ देने को तैयार नहीं है तो आपके साथ कोई क्यों रुकेगा? ये अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपको गठबंधन चलाना नहीं आता। आप गठबंधन अगर चला रहे हैं, आपको सम्मान सबको देना पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी पार्टी के सम्मान के चक्कर में राजनीति नहीं कर सकते। सबको साथ लेकर चलिए तो गठबंधन भी रहेगा, साथ लेकर नहीं चलेंगे तो राजभर जैसे बहुत लोग हैं जो बाहर निकल के जाएंगे इस गठबंधन से। अच्छा, ये तो 2024 की बात हुई। अगर जो मैं यहाँ गंगो में बैठा हूँ, गंगो अगर जो बात की जाए, कैराना सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है। 2022 में भी बहुत ज्यादा हॉट सीट रही, 2024 में भी। जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं तमाम सारे मुद्दे यहीं से उठते हैं, और ये मुद्दे ऐसे होते हैं कि दिल्ली की चूल्हे तक हिला देते हैं। तो कैसे देखते हैं कि गंगो में अब की बार यहाँ से क्या होने वाला है? कौन सामने आएगा, कौन सा चेहरा नहीं आएगा? बसपा के आप नेता हैं, युवा हैं, और आप राजनीति सब जगह की जानते हैं, तो क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, गंगो विधानसभा कैराना पार्लियामेंट की सबसे बड़ी विधानसभा है और हमारे यहाँ बहुत भारी तादाद के अंदर दलित मतदाता भी है। गंगो विधानसभा के अंदर मुस्लिम मतदाता भी बहुत भारी तादाद के अंदर है। अगर किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो गंगो को इग्नोर कर आप कैराने की राजनीति नहीं कर सकते। आज की तारीख में जो जितना भी चुनाव चल रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, ये सिर्फ इन्होंने शामली जिले का चुनाव बना दिया 3 सीटों का। गंगो नकुड़ की तरफ कोई देखना भी नहीं चाह रहा। भाई, गंगो नकुड़ के बगैर आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? तो इसलिए बगैर गंगो के कोई भी इलेक्शन जीतना असंभव है। आज की तारीख में ये बात सत्य है कि भाजपा यहाँ पर मजबूत है गंगो के अंदर, और भाजपा को अगर गंगो विधानसभा में रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है दलित मुस्लिम समीकरण के ऊपर। और ये हमने विधानसभा के अंदर चीख कर भी कहा था। हमें 40,000 मतदाता दलित मतदाताओं ने वोट दिया। हमारे अपने मतदाता समाजवादी पार्टी पर चले गए जिन्हें उनके समाज का वोट नहीं मिला, और आगे भी नहीं मिलने की स्थिति है। जब उन्हें इसमें नहीं मिला तो आगे कैसे मिल जाएगा? हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर मुस्लिम मतदाता हमारे साथ वापस आ जाए, दलित और मुस्लिम समीकरण हम मजबूती के साथ बना लें, तो गंगो से हम बीजेपी को हराकर भेजने का कार्य करेंगे। ये मेरा वादा है। लेकिन इसके लिए अब मजबूत करना पड़ेगा और नेताओं को समझना पड़ेगा इस बात को कि ये पश्चिम है, पूरब नहीं है। यहाँ पर समीकरण बीएसपी और माइनॉरिटी मतदाताओं का मजबूत है। जब ये दोनों बुनियादी वोट बनेंगे जब तो अदर बिरादरी आएगी, जब तो आप अगड़ों को साथ लाओगे और पिछड़ों को साथ लाओगे। बगैर इस समीकरण के आप राजनीति में कैसे उतर सकते हैं पश्चिम की? जाट राजनीति की जहाँ तक बात रही, हमारा पश्चिम जाट बहुल भी है और दलित बहुल भी है। दोनों मतदाता हैं। 17% जाट वोटर हैं, 25% दलित वोटर हैं हमारे यहाँ, 28% हमारे यहाँ माइनॉरिटी के वोट्स हैं। तो ये 25 और 28 को अगर आप एक साथ लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से आपकी सीटें भी आएंगी और आप चुनाव भी जीतोगे। अच्छा, इसके अलावा कोई समीकरण मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, हमजा भाई, बातचीत कर लिए 2024 में जिस तरीके से बीजेपी तमाम मुद्दों को अब धीरे धीरे तूल देती जा रही है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, अब जितने भी बयान आ रहे हैं राम मंदिर पे बोला जा रहा है, बड़े बड़े नेता बोलना शुरू कर चुके हैं। यूसीसी, सबसे ज़्यादा यूसीसी के ऊपर जो बवाल मचा हुआ है वो यूसीसी पर मचा हुआ है। मैं लोगों के बीच में भी गया, उनका कहना है ये नहीं आना चाहिए। हमजा मसूद इसको कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए? क्या आ जाना चाहिए 2024 से पहले या नहीं आना चाहिए? अभी कुछ ड्राफ्ट तो आने दो, मतलब कुछ बनाए तो
यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बारे में कुछ आए तो सरकार क्या बना रही है कुछ हमारे सामने दे तो पक्ष और विपक्ष तो जब होगा ना जब कुछ बना के देगी वो। अब तक तो यूसीसी पे कुछ बनाया ही नहीं सरकार ने, ना कोई ड्राफ्ट तैयार किया। अब तो लॉ कमीशन अपना काम कर रही है। जहाँ तक रही बात यूसीसी की, मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरे अपने जो समाज के लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि यूसीसी से हमारे ऊपर आने से पहले ये तो देश के आदिवासियों के ऊपर इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। 21% आबादी देश की आदिवासी है, उस आबादी पर फर्क पड़ेगा। हम तो बाद में आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बारे में क्या करेगी सरकार? और अगर ये आदिवासियों को और HUF को अलग करके रखेगी तो फिर ये यूनिफॉर्म कैसे हो गया मामला? फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तो मुस्लिम रिफॉर्म कोड होगा। तो आप फिर एक बार सरकार इस मुद्दे के ऊपर पहले ड्राफ्ट पेश करे, फिर इसके ऊपर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, जब भी इसके बारे में हम कोई राय देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि जब भी कोई राय दी जाए। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार करें और वक्त, अभी हालात और वक्त को देखकर पहले इसका ड्राफ्ट आने दें, उसके बाद इसके ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, वो कहते हैं ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सीमा हैदर पे एक गाना बहुत चल रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से नेपाल के बॉर्डर से होकर सीधा भारत में सचिन के लिए आ गई 4 बच्चों को लेकर। तो उस मामले को कैसे देखते हैं? क्या इस्लाम में ऐसा माना गया है कि 4 बच्चे हैं, अपने पति को छोड़ो और फिर उसके बाद पाकिस्तान से यहाँ आ जाओ? क्या देखते हैं? एक पहली बात तो इसमें इस्लाम का और हिंदू धर्म का कोई मामला ही नहीं है। सीमा हैदर इंडिया में घुस गई और ये हमारी सिक्योरिटी का कितना बड़ा ब्रीच है। पहले तो सबसे पहले सरकार से सवाल होना चाहिए कि एक पाकिस्तानी हमारे देश में कैसे घुस गई, और इसे बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है सीमा हैदर को। क्या पता ISIS एजेंट हो, क्या पता कि उसके मंसूबे हमारे देश के लिए ख़राब हों। एक 5वीं फेल औरत PUBG खेलकर दुबई चली जाती है, दुबई से नेपाल आ जाती है, नेपाल से इंडिया आ जाती है, कलमा उसे पता नहीं, नमाज उसे पता नहीं, तो कैसे उस पर हम यकीन कर लें कि वो सीमा हैदर है भी या नहीं है? वो तो ISIS की एजेंट भी हो सकती है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात रही इस्लाम की और धर्म की, तो किसी भी धर्म में मैं समझता हूँ ये गलत है। अगर ज्योति मौर्य गलत है तो सीमा हैदर भी गलत है, और अगर ज्योति मौर्य सही, सीमा हैदर सही है तो ज्योति मौर्य भी सही है। दोनों बातें बस कंपैरिजन आप देख लीजिए। अगर ज्योति मौर्य गलत है तो सीमा हैदर भी गलत है, और अगर सीमा हैदर सही है तो ज्योति मौर्य भी सही है। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस पे मैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी छोड़कर वहाँ चले गए, अब एक और बीच में नाम आता है जयंत चौधरी का। वो भी ऐसा लगता है, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे हैं, जयंत चौधरी जाट बहुल्य हैं और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं बीजेपी की ओर। तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है, नहीं हो सकता है? गंगों में तो हो गया गठबंधन, गंगों में तो लोकदल भाजपा का गठबंधन हो गया, अखबार में भी आया था, आपने देखा हो। सारे जितने भी यहाँ के सभा सदन ने संयुक्त मोर्चा हमारे खिलाफ बनाया है गंगों में, लोकदल और भाजपा ने। और पहले भी इनका गठबंधन हुआ। रशीद मसूद साहब मेरे दादा थे, उन्होंने स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को जब छोड़ा था, वो इसी वजह से छोड़ा था कि वो बीजेपी के साथ चले गए थे, और हम लोग कभी भी भाजपा के साथ नहीं जा सकते। वो उस टाइम पार्टी में थे जब अजीत सिंह जी बीजेपी के अंदर गए, तो मेरे दादा का बयान था, ऑन रिकॉर्ड बयान था कि सोचा तो वहाँ जा सकता है जहाँ कोई गुंजाइश हो। हमारी राजनीति एंटी कम्युनलिज्म है। जो धर्म की बात करेगा या धार्मिक तौर पर उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, हम उनके साथ कभी नहीं जा सकते। लेकिन उस टाइम वो गए थे तो हमारे दादा ने छोड़ा था। और आज चौधरी साहब भी अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक सुसाइड है। वो अगर ये चीज़ करेंगे, क्योंकि जितना प्रताड़ित मुस्लिम समाज को किया गया, उतना ही प्रताड़ित जाट समाज को किया गया। लाठी बजाई गई, बच्चियों को सड़कों पे खींचा गया, किसानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ लोगों के सामने है। तो भैया खीर ना खाओ ना बिरयानी खाओ, अपने घर की चटनी रोटी खा लो, वो बहुत अच्छा है। तो आपने देखा, हमजा महसूस हमारे साथ मौजूद थे। अपने बयान से जाने जाते हैं, हमेशा बयान देते हैं तो जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, बेबाक होकर बोलते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल राजनीति अड्डा के साथ। नमस्कार।